नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने हैं इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 17 है। अगर आप हमारे साथ इसी क्लास से जुड़े हैं तो मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले 16 क्लासेज और हुई है। चैनल पर आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के उन प्रीवियस 16 क्लासेज को भी ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेज भी इसमें मिल जाएगी। और एग्ज़ाम तक हम आपको वो कंटेंट देने वाले हैं जो आपके पेपरों में होगा। 100% नंबर की गारंटी देते हैं। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में जो हम करवा रहे हैं यही क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। बस आप पेशेंस बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ना, एक एक करके इन सबको पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके सीबीटी एग्ज़ाम को पिछले 3 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, 21, 22, 23 से हर दिन हर शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए ये हमने ऑब्ज़र्व किया है। सो आपको वही कंटेंट के रूप में देने वाले हैं, ओरिजिनल पेपर भी हल करवाएंगे। तो पहला काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये क्लास दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी देख सके। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपके आईटीआई सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है और साथ ही पेड टेस्ट सीरीज भी है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और पेपरों में वही वाला सिलेबस, वही वाला आपको टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। 3 फेज़ मोटर का हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी क्लास नंबर 16 अगर आप अटेंड करके आए हैं तो आपको अच्छे से पता है। हम 3 फेज़ मोटर पढ़ रहे थे और उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं दिया तो 3 फेज़ मोटर का 16 नंबर क्लास है, उसको भी पढ़ कर आना, बहुत अच्छा सीखेंगे। सवाल देखो, पोल पिच की गणना करनी है वाइंडिंग के लिए। बड़ा सिंपल है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको मत पढ़ो। स्लोट बटे पोल, ये लो एक लाइन में, ठीक है ना। अब स्लोट को शुद्ध हिंदी में खांचे बोलते हैं और पोल को प्योर हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, यानी खांचे और ध्रुव का अनुपात, स्लोट बटे पोल। याद रह जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक न्यूमेरिकल बन सकता है, जैसे वो ये कह दे कि स्टेटर में 36 स्लोट है और 4 पोल है, बताइए पोल पिच का मान कितना है, तो 9 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या करके आओगे, ये रहा आपके सी उत्तर। ऑप्शन में देखो, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर अपॉन नंबर ऑफ पोल, यानी स्टेटर में खांचों की संख्या और स्टेटर में ध्रुवों की संख्या का अनुपात है। सवाल समझ में आया? हाँ, इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। आपके लिए इसलिए ज़रूरी कि जैसे ही नेक्स्ट कंटेंट आएगा आपके सामने वो वीडियो अपने आप आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन आता नहीं है, नोटिफिकेशन तो ऑन होता है लेकिन नहीं आता है। तो वीडियो लाइक किया हुआ हो तो अगला वीडियो मिल जाता है। और सेकंड, भाई हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम ये देखते हैं कि इतने बच्चों ने लाइक की, मतलब इतने बच्चों को क्लास पसंद आई। सो बिना लाइक किए नहीं देखेंगे। प्लीज़ आइए अगले सवाल पर। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 6 पोल है और 960 आरपीएम पर चल रही है। माय डियर, ये सवाल वैसे तो मैं एक बार पहले भी करवा चुका हूँ, आंकड़ा बदला है खाली, और कुछ नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ना छोटे छोटे 4 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत वो करनी है कि हमसे पूछा क्या गया है, परसेंटेज स्लिप पूछिए। परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला लिख लो। प्रतिशत स्लिप के लिए फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100। अब सवाल ये उठता है कि दोनों गति कहाँ से लाएं। याद रखिएगा, क्वेश्चन में जो दी जाती है वो हमेशा रोटर गति होती है, रोटर स्पीड होती है, क्योंकि हम टेकोमीटर लगाकर मेज़र करते हैं। सिंक्रोनस स्पीड कभी भी आपको दिया हुआ नहीं होता है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेशन करनी है। माय डियर, सिंक्रोनस स्पीड के लिए एक फॉर्मूला होता है F इंटू 120 अपॉन पोल। क्या फॉर्मूला होता है? F इंटू 120 अपॉन पोल। अब यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, पोल भी दे रखा है, तो क्वेश्चन की शुरुआत वहाँ से होगी। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, पोल दिए हैं इन्होंने 6। माय डियर, स्पीड आएगा 1000 आरपीएम। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? अब देखो भाई, सिंक्रोनस स्पीड मिल गई, रोटर स्पीड आपको पहले से दे रखी है, तो क्वेश्चन में वैल्यू रख दो, है ना। 1000 माइनस 960 बटे 1000 इंटू 100। माय डियर, आपका जो आंसर आएगा वो 4% आएगा। बताओ सवाल समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, और एक बार दोबारा आप और कोशिश करना समझना, या फिर वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद बैक करके दोबारा देख लेना। भाषा सेम रहेगी, लैंग्वेज सेम रहेगी, तरीका सेम रहेगा, समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसमें एक स्टेप आगे। यही वाला क्वेश्चन आ जाता और प्रतिशत स्लिप की जगह केवल एक छोटा सा क्वेश्चन बदल देता और वो आपसे ये पूछ लेता
कि रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी बताइए। आ चुका है ये क्वेश्चन। तो माय डियर, रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी को एफ आर से दर्शाते हैं और फॉर्मूला होता है एस इंटू एफ, यानी स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। स्लिप आपने अभी कैलकुलेट की थी 4%, रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए एस इंटू एफ। 4% स्लिप थी, प्रतिशत हटाओगे 100 आ जाएगा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी आएगी 2 हर्ट्ज। सवाल समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। छोटी छोटी सूचनाओं के साथ अगर अपडेटेड रहना है तो फिर आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े रहना है, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 फेज स्क्विरल केज मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी है? अब हिंदी में क्वेश्चन अधूरा है, एक बात और ध्यान रखना। हिंदी और इंग्लिश में जब भी कोई एरर आता है तो इंग्लिश का सही माना जाता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ये पूछ रहा है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, प्रारंभ के समय रोटर फ्रीक्वेंसी। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन पर हमने चर्चा की थी कि रोटर फ्रीक्वेंसी एस इंटू एफ होता है। कुल मिलाकर ये बात आ गई कि रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप पर निर्भर करती है, और स्लिप वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है। स्टार्टिंग के समय स्लिप 100% होती है, या इकाई बोल दो, एक ही बात है। इसका मतलब स्टार्टिंग के समय ये दोनों आपस में बराबर होती है। कौन? रोटर फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो एक लाइन याद रख लो। अब मैं बोल करके आपको लाइन बता रहा हूँ, सुनिएगा और याद रखना। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, क्योंकि स्लिप इकाई होती है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा, इक्वल टू दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर बात करते हैं कि रनिंग में कितना है, तो फिर ध्यान करना एस इंटू एफ से निकलेगा, क्योंकि रनिंग में स्लिप फिक्स नहीं होती है। सामान्यतः एक इंडक्शन मोटर में 2 से 5% के बीच में स्लिप होती है। कितनी? 2 से 5% के बीच में। अब जब स्लिप वेरी करेगी तो रोटर फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी, जाहिर सी बात है। सवाल समझ में आया कि नहीं? इंग्लिश में देखो स्पष्ट लिखा होता, स्टार्टिंग के समय पूछ रहे हैं, सो हमारा ए ऑप्शन हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन बहुत शानदार है माय डियर, यकीन कर लो और पढ़ लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ सीबीटी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करने का काम आप करेंगे, दोस्तों तक आप पहुँचाइए। जनरली हम कंपटीशन एग्ज़ाम वालों को पढ़ाते हैं 10 महीने, 2 महीने आप आईटी वालों को देते हैं, तो बच्चों तक क्लास पहुँच नहीं पाती है। आप शेयर करने का काम ज़रूर करेंगे सभी, ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल सके। सवाल देखो, रोटर ब्लॉक टेस्ट के द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा हानि निर्धारित किया जाता है? मोटरों में 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक को बोलते हैं नो लोड टेस्ट और एक को बोलते हैं रोटर ब्लॉक टेस्ट। ये अगर आपने डीसी मोटर भी पढ़ी हो तो डीसी मोटर में ब्रेक टेस्ट होता है एक। फर्स्ट ईयर में आपने अगर ट्रांसफार्मर पढ़ा हो तो ट्रांसफार्मर में एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो ये तीनों एक जैसे ही है, इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट, डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट और ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तीनों एक जैसे हैं। और ये तीनों ही कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। रोटर ब्लॉक का मतलब है रोटर पर बाहरी बल लगाकर रोटर को रोक देते हैं और मोटर को, स्टेटर को केवल रेटेड वोल्टेज का 5 से 10% वोल्टेज ही देते हैं, लेकिन इस दौरान मोटर में चलने वाली करंट FLC के बराबर होती है, फुल लोड करंट के बराबर होती है। सो इस समय जो भी फिर लॉस आएगा I² × R से कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ये उत्तर आएगा। अगर नो लोड टेस्ट का होता ना, देन आयरन लॉस करना है आपको। आयरन लॉस किस लिए होता है? तो इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट नाम से होता है, ट्रांसफार्मर में भी नो लोड टेस्ट है, डीसी मोटर में भी नो लोड टेस्ट है। याद रह जाएगा ना सबको? देखो, क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आ जाओ अगले सवाल पर। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किस प्रकार के टेस्ट के लिए किया जाता है? देखो, पहले तो मैं आपको ग्राउलर बताऊं। ग्राउलर होते हैं 2 तरह के, एक होता है बाहरी, एक होता है आंतरिक। बाहरी ग्राउलर डीसी आर्मेचर की टेस्टिंग के लिए होता है, और आंतरिक जो होता है वो एसी मोटर के लिए होता है, स्टेटर के लिए होता है, स्टेटर के अंदर रख देते हैं। और जनरली हम ग्राउलर से
शॉर्ट कॉइल की जांच ही करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है शॉर्ट कॉइल की। हालांकि बाहरी ग्राउलर जो होता है डीसी आर्मेचर वाला, उसमें हमें ग्राउंड टेस्ट का भी पता लग जाता है, ओपन कॉइल का मोस्टली पता नहीं लगता है। उसमें अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट का पता करते हैं। आंतरिक वाले में क्या होता है, शॉर्ट टेस्ट अपन करने के लिए जनरली उसका इस्तेमाल करते हैं। डी ऑप्शन कर देना, ठीक है ना। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, मैं बता दूं, और तो और ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ ए में है, आपके पेपर में बी में हो सकता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उसका ऑप्शन ज़रूर पढ़ लेना। आ जाओ अगले सवाल पर। रोटर साइड से 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति कंट्रोल करने की कौन सी विधि इनमें से अपनाई जाती है। देखो, इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के 2 ऑप्शन है, या तो स्टेटर साइड से करो या रोटर साइड से करो। तो अब मैं आपको इस ऑप्शन में बता देता हूँ रोटर और स्टेटर के कौन कौन से हैं। ध्यान से देखना, जो कैस्केड ऑपरेशन है ना, ये तो है रोटर साइड से। कैस्केड को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सोपान। सोपान का मतलब होता है स्टेप्स, पीढ़ियाँ, लेवल, जनरेशन। दरअसल इसमें होता क्या है, एक मोटर के स्टेटर को हम सप्लाई देते हैं, रोटर में जो ईएमएफ पैदा होता है वो निकाल करके अगली मोटर के स्टेटर को देते हैं। इसको बोलते हैं कैस्केड। और दोनों मोटरें यांत्रिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। यानी एक मोटर के रोटर में इंड्यूस ईएमएफ को नेक्स्ट मोटर के स्टेटर को सप्लाई दी जाती है, इससे, इसे कैस्केड बोलते हैं। तो ये रोटर से हो गया। अब देखो, अप्लाइड वोल्टेज बदलना, हम वोल्टेज किसको देते हैं, स्टेटर को। जैसे 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो वोल्टेज 415 से कम करेंगे तो किसकी कम हुई, स्टेटर की कम हुई, तो ये स्टेटर साइड से हो गया। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अब ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, इसको 40 कर दूंगा, 60 कर दूंगा। आजकल इसके लिए जो आने लग गए वो आते हैं VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आपके है ही ड्राइव वाला, मैं करवा चुका हूँ, पढ़ लिया गया। VF आने लग गया आजकल, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, है ना। तो ड्राइव वाला हो चुका है क्लासेज, ज़रूर देखना, उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी स्टेटर साइड से ही हुआ। उसके बाद में नंबर ऑफ पोल चेंज करना, तो पोल भी तो स्टेटर में ही बनते हैं ना। स्क्विरल केज मोटर के रोटर में पोल ऑटोमेटिक बनते हैं, जितने स्टेटर में होते हैं रोटर अपने आप उतने पोल बना लेता है, हमें वाउंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्लिपरिंग मोटर के रोटर की एक खास बात होती है कि उसके रोटर को भी उतने ही पोल के लिए वाउंड करना होता है जितना स्टेटर में होता है, लेकिन ये तो स्क्विरल केज मोटर है इसलिए ज़्यादा है नहीं। तो कुल मिलाकर के ए उत्तर सही है, B, C और D ये तीनों आपके स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल के हैं, ठीक है। मान लो यही क्वेश्चन दोबारा आ जाए कि इनमें से कौन सा स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल का नहीं है, तो ए कर देते, है या नहीं है, ऐसे 2 सवाल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वाइंडिंग कॉइल की औसत परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। औसत परिधि का मतलब है, आपसे वो पूछ रहा है कि जो वाइंडिंग तैयार करते हैं, देखो औसत परिधि जो होती है ना, सर्कम्फ्रेंस बोलते हैं। देखो वाइंडिंग एक ओवरऑल फाइनली तो सर्किल के जैसी होती है भाई, ये जैसे स्लोट है, खांचे है, इनमें डाल रखा है मैंने, तो पूछ रहा है। तो अब इसको कैलकुलेशन लेने के लिए तरीका क्या है, स्लोट के अंदर कितनी है उनको मेज़र कर लो, और स्लोट के बाहर कितनी है उनको मेज़र कर लो, और फिर उसको आधा कर दो। तो ये रहा आपका ऑप्शन बी में। देखो L इनसाइड L आउटसाइड बटे 2, अंदर की बाहर की दोनों लंबाई को जोड़ करके आधा कर दो, औसत लंबाई आ जाएगी, ठीक है। बी उत्तर सही रहेगा। एक बार फिर अच्छे से देख लो। देखो, एक क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि उसका सही उत्तर क्या है। अगर ABCD याद रखोगे गड़बड़ हो जाएगी, एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। देखो थ्योरी में आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको 38 के 38 क्वेश्चन की गारंटी दे रहा हूँ, यानी 76 में से 76 नंबर की। बस आपको सहयोग ये करना है कि जितने क्वेश्चन हम बताएंगे ना, चाहे इसके लिए आपकी 35-40 क्लासेज ही क्यों ना हो जाए, आपको पढ़नी पड़ेगी। आओ सवाल देखो, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश करने से पहले मोटर की प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। प्री हीटिंग का मतलब होता है किसी हीटर से सुखाना। जैसे वाइंडिंग आपने कर दी, उसके बाद में धूप में रख देना, तुरंत वार्निश नहीं डालते हैं।
दरअसल वाइंडिंग करने के दौरान अगर कोई भी नमी उसमें चली गई थी तो वो नमी निकालना। अगर वाइंडिंग में नमी होगी तो नमी से इंसुलेशन वीक हो जाएगा। एक प्रॉपर बेटर वाइंडिंग के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, वो कम हो जाएगा। वार्निश करने के बाद जो नमी थी वो फिर अंदर ही रह जाएगी, बाद में बाहर नहीं आ सकती। हम इसे नॉर्मल हीट से सुखा सकते हैं, हीटर से सुखा सकते हैं, ब्लोअर से गर्म हवा भी दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्री हीटिंग। ठीक है, याद रह जाएगा ना। ऑप्शन देखो कहाँ है, ये रहा। वाइंडिंग की परतों के बीच में अगर कोई भी नमी है तो उसे बाहर निकालने के लिए, टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर्स, वाइंडिंग की परतों के बीच में जो भी मॉइस्चर है, वो जो भी नमी है, उसको बाहर कर सकें हम इजीली। अगला सवाल देखो, स्टेटर वाइंडिंग की शॉर्ट और ओपन फॉल्ट परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? देखो ये थोड़ा सा गलत है, स्टार्टर लिख दिया इन्होंने, जबकि स्टेटर है, ये मोटर वाइंडिंग वाला है। आंतरिक ग्राउलर आएगा इसके लिए, ये रहा। ठीक है, डीसी मशीन वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें बाहर वाला आएगा और सवाल पूछेगा डीसी आर्मेचर वाइंडिंग टेस्ट के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तब एक्सटर्नल ग्राउलर हो जाएगा। ठीक है, टोंग टेस्टर तो वैसे देखो करंट मेजर करने के काम आता है ना। एसी परिपथ में सर्किट को बिना तोड़े, बिना रुकावट डाले धारा नापने के लिए काम में लेते हैं। अगला सवाल देखो, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? मैं आपको दोनों ही चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। हमारी जो मोटर होती है ना, इसमें फ्यूज भी लगते हैं और ओवरलोड रिले भी लगती है। मैं आपको पूरा अगर डायग्राम बताऊं, शॉर्ट सर्किट ड्यूअल स्टार्टर आपने देखा ही होगा। पहले स्विच होता है, स्विच के जस्ट बाद में फ्यूज होता है और फ्यूज के जस्ट बाद में जो है वो कॉन्टेक्टर होता है और कॉन्टेक्टर के बाद में ओवरलोड रिले होती है और फिर मोटर को जाती है कमांड, या यूँ कहीं मोटर को जाती है सप्लाई। वो कह रहा है कि यहाँ आपने फ्यूज भी लगा दिया और यहाँ पर ओवरलोड रिले भी लगा दी, ये क्यों लगा दी? देखो फ्यूज जो होता है ना यहाँ पर, वो जनरली HRC फ्यूज है और इसे बैकअप प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी प्रोटेक्शन बोलते हैं इसे। ये मोटर को केवल शॉर्ट सर्किट से बचाता है, लेकिन जैसा कि इसके तो नाम से ही पता लग रहा है, थर्मल ओवरलोड रिले है, उसमें अति भार रिले। तो जैसे मोटर ओवरलोड होगी तो ये ट्रिपिंग कराएगा, क्योंकि ओवरलोड के दौरान फ्यूज नहीं उड़ता है, क्योंकि फ्यूज को तो इंस्टेंट करंट चाहिए हैवी, और ओवरलोड में करंट धीरे धीरे बढ़ती है। इसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी रहती है, जैसे थर्मोस्टेट है, गर्म होकर के वो पत्ती धीरे धीरे हट जाती है, और फिर वैसे ही रीसेट करने के लिए भी उसको पूरा ठंडा होना ज़रूरी है, तो इजीली होता है। अब यहाँ पर ना ऑप्शन में गलतियाँ हैं। ये रहा क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, करना क्या है एक्चुअली, तो उत्तर ही गलत है। सी ऑप्शन इन्होंने सही किया है, आपको भी सी ही करके आना है, हालांकि है उल्टा। अलाउ फॉर कंटिन्यूज ओवरलोडिंग, वो कह रहे हैं लगातार ओवरलोड को अलाउ करता रहे। अरे क्यों भाई? ओवरलोड रिले हमने जो लगाया है, थर्मल कटआउट है, वो लगातार ओवरलोड को नॉट अलाउ करने के लिए होता है कि मोटर लगातार ओवरलोड होकर ना चले, नहीं तो जल जाएगी, ट्रिप हो जाएगी, जल जाएगी ट्रिप, तो क्या ट्रिप तो होना ही है। नॉट अलाउड करना चाहिए था, लगातार ओवरलोड को अनुमति दें, ये गलत हो गया इनका। बट करके यही आना है, क्योंकि आपके CBT एग्ज़ाम में निम्मी में जो माना गया है उसी को ही सही मानते हैं, जबकि प्रैक्टिकली एकदम साफ गलत बोल रहे हैं। ओवरलोड लगातार ना चले मोटर, इसके लिए थर्मल कटआउट या थर्मल रिले लगाते हैं ताकि वो ट्रिप हो जाए। ठीक है ना? अरे मैं तो प्रैक्टिकली देख ही रहा हूँ, पिछले 12 साल से यही तो कर रहे हैं। अगला सवाल देखो, इंडक्शन मोटर की टॉर्क और स्लिप के बीच में क्या संबंध है? ये भी क्वेश्चन इनका अधूरा है। दरअसल स्लिप और टॉर्क में दोनों रिलेशन है। स्लिप, टॉर्क जो है वो स्लिप के समानुपाती भी है और व्युत्क्रमानुपाती भी है। इसमें हाई स्लिप लो स्लिप देना चाहिए। अगर आपने अपनी बुक अच्छे से पढ़ी हो तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, हाई स्लिप के होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और लो स्लिप के लिए होता है प्रोपोर्शनल। यानी स्लिप इकाई होगी ना तब भी टॉर्क 0 होगा, और स्लिप 0 होगी तब भी टॉर्क 0 होगा। ये नियम है। देखो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करके आना है वो मैं बता दूं, क्योंकि हमें तो पेपर CBT के हिसाब से नंबर चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको B करना है।
स्लिप इंक्रीज, टॉर्क इंक्रीज। स्लिप बढ़ने से टॉर्क भी बढ़ता है, यानी इनके अकॉर्डिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। टॉर्क स्लिप के सीधे समानुपाती है, जैसा कि इनका मानना है। याद रह जाएगा सबको। बी उत्तर करके आना फिलहाल के लिए, आपका यही सही माना जाएगा। अगला सवाल देखो, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो इंडक्शन मोटर का क्या होगा। अब ये भी गलत है, बहुत सारी गलतियां दी है इन्होंने। क्या है, देखो अगर रोटर छड़े ओपन ही है ना तो मोटर किसी भी हालत में चल ही नहीं सकती, लेकिन इन्होंने क्या माना है कि मोटर ओवर हीट होगी। हालांकि मैं बता दूं आपको, ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक में तो इन्होंने मान लिया कि मोटर ओवरलोड होगी, एक में ये कह रहे हैं कि मोटर नहीं चलेगी। अब आपको क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से डी उत्तर है, मोटर अति गर्म होगी। हालांकि सही उत्तर तो यही होगा कि मोटर नहीं चलेगी। अगला सवाल, ऐसी 3 फेज मोटर रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग करते हैं। मोटर रिवाइंडिंग में सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। जो मोटरें पानी के अंदर डूब करके काम करती है उनमें पीवीसी कवर्ड वाला होता है। इसका भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, डीसी मोटरें कराऊंगा तब आएगा। सबमर्सिबल पंप मोटर की रिवाइंडिंग के लिए कौन सी तार इस्तेमाल की जाती है, तब आपको ये उत्तर करना है। क्लियर, सब कुछ सही। सबसे ज़्यादा कौन सी काम में लेते हैं, तो सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर आपको करना है। अगला सवाल, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन से टेस्ट आवश्यक है। देखो वैसे तो सारे टेस्ट जरूरी है, लेकिन सबसे पहले वो कहता है कि पोलरिटी जरूर चेक कर लिया करो। पोलरिटी क्या होती है, ध्रुवता। NS पास के पोल जो है वो, एडजेसेंट पोल जो है वो विपरीत बन रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं होगा 2 N बन गए 2 S बन गए, मोटर चलेगी नहीं। ठीक है, वैसे तो सारे ही सही है। देखो शॉर्ट सर्किट भी चेक करना है, ओपन भी चेक करना है। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन पर जाएंगे हम, तो फिर पोलरिटी टेस्ट करना है। ध्रुवता परीक्षण, शुद्ध हिंदी शब्द है इसका क्या, ध्रुवता परीक्षण या ध्रुवता टेस्ट। अगला सवाल देखो, रोटर चालकों में 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको स्क्यूड। इंडक्शन मोटर के जो रोटर और स्टेटर होते हैं ना, स्लोट ऐसे नहीं होते, रोटर वाले के थोड़े टेढ़े होते हैं। और इसके पीछे कारण क्या होता है, कई सारी चीज़ें आ जाती है। यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एयर गैप कम होगा, लीकेज कम हो जाएगा, टॉर्क अच्छा बनेगा, मैग्नेटिक हमिंग समाप्त हो जाएगी। तो डी ऑप्शन है, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्क। टॉर्क और चुंबकीय क्षेत्र एक समूथ होगा, अच्छा होगा। इसके अलावा एक लाइन और याद रखनी है, मैग्नेटिक हम कम हो जाएगा। मोटर चलती है तो गुंजन स्वर आता है ना, उसे मैग्नेटिक हम बोलते हैं। चुंबकीय गुंजन बोला जाता है उसे, चुंबकीय गुंजन भी कम हो जाएगा। अगला सवाल, 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं, ये तो मैं बात कर ही चुका हूँ पहले। आयरन लॉस ज्ञात करते हैं, रोटर ब्लॉक टेस्ट से कॉपर और नो लोड से आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर क्यों लगाते हैं। देखो हमारे पास जब केज रोटर था, शॉर्ट सर्किटेड पिंजरा वाला, तो वाइंडिंग वाला क्यों लाए, इसलिए लाए कि टॉर्क ज़्यादा होता है उसका। स्क्विरल केज मोटर 3 तरह की है, सिंगल केज, डबल केज और डीप बार केज। तो तीनों के कंपैरिजन में भी वाउंड रोटर का टॉर्क ज़्यादा होता है। डी उत्तर करके आना यहाँ पर। ठीक है, बस माय डियर हो गया। आज की क्लास यहीं रोकेंगे। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करेंगे, बिना लाइक के नहीं जाना है यार। चैनल भी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। और आप ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।